अगर एक आम आदमी को सिविल सूट कोर्ट के अंदर फाइल करना है तो वो कैसे करेगा? एक आम आदमी को अपने केस से जुड़ी बातों के बारे में जानकारी लेनी तो वो कैसे लेगा? एक आम आदमी को फ्रॉड से बचना है केस फाइल करते दौरान, वो कैसे करेगा? तो आज हम इस वीडियो के अंदर इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट इन लीगल गाइडेंस। सिविल केसेस को फाइल करने का एक प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते तो रजिस्ट्रार जो कोर्ट के अंदर होता है उसके पास पूरी पावर होती है कि वो आपके केस को डिसमिस कर देगा बिना केस फाइल हुए बिना। तो इसका प्रोसेस क्या होता है आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब प्रोसेस जानने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिविल केस होते कौन से हैं। सिविल केस का मतलब होता है कि आपको किसी दूसरी पार्टी को सजा नहीं दिलानी, आपको ये तो चाहिए मेरे नुकसान की भरपाई हो जाए, कंपनसेशन मिल जाए, या फिर मेरा जो अधिकार है वो मुझे मिलना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पे किसने कब्जा कर रखा है तो आप कोर्ट के अंदर केस फाइल करेंगे कि मेरा अधिकार मुझे वापस मिले। या फिर अगर कोई हस्बैंड वाइफ को खर्चा नहीं देता है तो वो वाइफ जो है सीआरपीसी की मदद से अपने हस्बैंड से खर्चा लेगी, वो भी उसका अधिकार है। या फिर अगर कोई आपको चेक देता है, वो चेक बाउंस निकलता है तो आपको नुकसान हुआ है, आपको नुकसान की भरपाई चाहिए उसके खिलाफ जिसने आपको चेक दिया था, तो आप इसके अगेंस्ट जो है सिविल केस फाइल करेंगे ताकि आपकी जो नुकसान की भरपाई हो पाए। या फिर अगर कोई कॉपीराइट का वायलेशन करता है तो उसको भी हम सिविल नेचर का सूट बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो कोर्ट के अंदर फाइल होते हैं, सिविल नेचर के होते हैं, जिनका एक प्रोसेस होता है। अब इनका प्रोसेस क्या होता है अब इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले होता है फाइलिंग ऑफ सूट। फाइलिंग सूट का मतलब क्या होता है? अगर कोई पार्टी जो है केस फाइल करना चाहती है तो वो ही प्लेंटिफ, जिसके खिलाफ केस फाइल करना है वो होगा डिफेंडेंट। तो पूरी वीडियो के अंदर आपको ये दो बातें बहुत ध्यान में रखनी है कि प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है। प्लेंटिफ का मतलब होता है कि जो केस फाइल कर रहा है, जिसके खिलाफ केस फाइल हो रहा है, डिफेंडेंट। अब इसके बाद जो है कोर्ट के अंदर आपको अपनी कंप्लेंट दायर करनी होती है लिखित के अंदर। अब कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले तो कोर्ट का सबसे पहले नाम आएगा सबसे ऊपर, फिर उसके अंदर ये होगा कि पार्टीज के कौन कौन पार्टीज है उनके नाम, फिर उन पार्टीज का एड्रेस, फिर पार्टी के एड्रेस के बाद आपका जो केस है वो कौन से नेचर का है। जैसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि प्रॉपर्टी का मैटर है, मेंटेनेंस का मैटर है, या फिर जो आपका चेक बाउंस का मैटर है, तो कौन सा मैटर आपको अपनी कंप्लेंट के अंदर लिखना होगा। अब इसके बाद आपको जो है जो प्लेंटिफ होता है, जो केस फाइल कर रहा होता है, उसको एक एफिडेविट लगाना पड़ता है कि जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और जो मेरी कंप्लेंट है वो मेरी नॉलेज में बिल्कुल सच्ची है, ट्रू है। तो ये एक एफिडेविट के तौर पे प्रूव हो जाता है ताकि प्लेंटिफ जो है अपनी बात से मुखरे ना। दूसरा स्टेप होता है वकालतनामा। वकालतनामा जो है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है केस फाइल करने के लिए, सिविल नेचर के लिए। वकालतनामा एक वकील तैयार करता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार करा जाता है। अब इसके अंदर लिखा क्या क्या होता है ये एक आम आदमी को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कि जो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी, वो कोई भी कोर्ट का फैसला होगा, वो क्लाइंट जो है, जो प्लेंटिफ होता है, वो वकील को जिम्मेदार ठहराएगा नहीं ठहराएगा। दूसरी बात, जितने भी टाइम केस चलेगा कोर्ट के अंदर, तो जितनी भी प्रोसीडिंग्स होगी उसका जो खर्चा होगा वो क्लाइंट उठाएगा, यानी कि जो प्लेंटिफ होता है वो उठाएगा। तीसरी बात, जो प्लेंटिफ होता है, जो पार्टी केस फाइल कर रही होती है, उसके पास पूरी राइट होता है कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान बीच में भी या कभी भी अपने वकील को छोड़ सकती है। अगर पार्टी को लगता है कि जो वकील है मेरे फेवर के अंदर केस नहीं लड़ रहा है तो वकील जो है चेंज कर सकती है पार्टी किसी भी टाइम पर। चौथी बात, जो कोई वकील होता है अगर उसके पास पूरी फीस नहीं आती है पार्टी की तरफ से, तो वकील के पास पूरा अधिकार होता है कि वो जो है केस से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख सके। तो ये सारी बातें वकालतनामा में लिखी होती है और इसी वजह से ही जो हमारे आम आदमी होता है उसको इन सारी बातों को पता नहीं होता। तो आप इस वीडियो के जरिए और जो आगे बातें हैं उनके बारे में आप जानेंगे। वकालतनामा तैयार होने के बाद एक उसके अंदर स्टैंप लगती है जिसको बोलते हैं लॉयर पोस्ट वेलफेयर स्टैंप, जो दिल्ली हाई कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, जो 10 रुपए की स्टैंप होती है। लेकिन अब इसकी फीस जो है 10 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो गई है। अब ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी होती है क्योंकि केस फाइल करते दौरान ये जो छोटी बातें होती है, इसी वजह से हमारे केस फाइल होते हुए रुक जाता है और डिसमिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपका वकालतनामा जब तैयार हो जाता है तो जो आपकी कंप्लेंट होती है, जो हमने फाइलिंग ऑफ सूट के दौरान पढ़ा था, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बाद आखिर में वकालतनामा को जोड़कर कोर्ट के रिकॉर्ड्स के अंदर जमा करा दिया जाता है। अब कोर्ट के अंदर केस जब आपका आता है तो उसके अंदर पहली हियरिंग पे डिसाइड होता है कि जो आपका केस है उसमें दम है या नहीं है, जो आपकी कंप्लेंट है उसके अंदर दम है या नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है कि आपके केस के अंदर दम नहीं है तो कोर्ट जो है बिना पार्टी को बुलाए बिना, जिसके खिलाफ केस फाइल होता है उसको बुलाए बिना आपकी कोर्ट जो है केस फाइल डिसमिस कर देगा। अगर कोर्ट को लगता है कि आपकी केस में दम है, जो आपकी कंप्लेंट है, जो आपके फैक्ट्स हैं बहुत स्ट्रांग है, आपको न्याय मिलना चाहिए, तो कोर्ट जो है फिर आगे की तारीख फिक्स कर देता है कि इस दिन आपका केस को आगे बढ़ाया जाएगा। अब हम आगे के प्रोसेस की बात करते हैं, जिस थर्ड स्टेप है कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में।
अब कोर्ट को लगता है कि प्रोसीडिंग्स होने के बाद कि आपकी केस में दम है, आपके जो फैक्ट्स हैं बहुत स्ट्रांग है, आपको न्याय मिलना चाहिए, तो कोर्ट जो है फिर जो जिसके खिलाफ केस फाइल करा गया है, डिफेंडेंट जो बंदा होता है, उसको समन भेजता है। लेकिन समन भेजने से पहले कोर्ट प्लेंटिफ को बोलता है कि आप कोर्ट फीस पे करो। दूसरी बात, जितने बंदों के खिलाफ आपने केस दायर करा है, यानी कि जितने भी डिफेंडेंट हैं, उनकी एक सम्मन की कॉपी कोर्ट के अंदर जमा करो। लेकिन जो कोर्ट जो सम्मन की कॉपी है वो 2 पार्ट्स के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि एक डिफेंडेंट है तो 2 सम्मन की कॉपी ले आओ, अगर 10 डिफेंडेंट है तो 20 कॉपी डिफेंडेंट की लेकर आओ, या फिर 5 डिफेंडेंट है तो आप 10 कॉपी जो सम्मन की है वो लेकर आना। ये सब अगर प्लेंटिफ टाइम पर कोर्ट फीस और जो समन की कॉपी होती है जिस जो डिफेंडेंट के पास कोर्ट भेजेगा, वो जमा होने के बाद फिर कोर्ट जो है जो डिफेंडेंट होता है उसको समन भेज देता है, समन भेज देता है। अब समन क्या होता है? समन का मतलब होता है कि डिफेंडेंट को इंफॉर्मेशन देना कि भाई आपके खिलाफ जो है ये केस फाइल हुआ है और इस पर्सन के खिलाफ केस फाइल हुआ है और इस नेचर का केस है, आप कोर्ट के अंदर इस तारीख को आइए और अपनी जो प्लेंटिफ के क्लेम्स हैं उनके बारे में आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करिए। अब आगे का जो प्रोसेस होता है, अब होता है फोर्थ रिटर्न स्टेटमेंट, जो मैं आपको बात कर रहा था कि डिफेंडेंट के पास पूरी पावर होती है कि डिफेंडेंट भी अपने कुछ मैटर तो अपने फैक्ट्स को बताएगा कि जो प्लेंटिफ बात कर रहा है वो सही है या झूठ है, ये सही है, ये इतने अमाउंट का लॉस हुआ था, इतने अमाउंट का लॉस नहीं हुआ था। ये सारी बातें जो है कोर्ट पावर देता है डिफेंडेंट को कि आप जो है कोर्ट के अंदर ये प्रोसेस रिटर्न स्टेटमेंट का फाइल करिए। अब कोर्ट समन भेजने के बाद 4th स्टेप कौन सा लेता है? रिटर्न स्टेटमेंट का। अब इसका मतलब क्या होता है कि डिफेंडेंट के पास पूरी की पूरी समन पहुंच गया। अब डिफेंडेंट समन को पड़ेगा कि मेरे खिलाफ कौन सा है, किससे रिलेटेड केस आया है, किस बंदे ने मेरे को कराया है। अब डिफेंडेंट के पास भी तो मौका देना चाहिए कि डिफेंडेंट जो बता सके कि जो प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है ये सच है या झूठ है, या इतने अमाउंट का मैटर नहीं है, इतने अमाउंट का मैटर है। ये सारी बातें कहां लिखेगा? रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर। अब डिफेंडेंट के पास अथॉरिटी होती है कि 30 दिन के अंदर अंदर वो जो है अपना रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर फाइल करेगा। अब इसके अंदर क्या क्या बातें होती हैं? सबसे पहली बात कि जो प्लेंटिफ ने क्लेम्स करे हैं उसके अंदर जितने भी क्लेम्स करे हैं, डिफेंडेंट को हाँ या ना में अपने रिटर्न स्टेटमेंट में लिखा होना चाहिए कि जो भी प्लेंटिफ ने क्लेम कर रहा है मैं इसको स्वीकार करता हूं या इनकार करता हूं, या फिर अपने कोई भी फैक्ट्स होते हैं वो भी आपको डिफेंडेंट जो है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में लिखेगा। अगर कोई फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्लेंटिफ के क्लेम्स हैं जिसमें डिफेंडेंट ने क्लियरली इनकार या हाँ मंजूरी नहीं करी हुई होती है, तो कोर्ट इसको एज्यूम करता है कि डिफेंडेंट जो है इस क्लेम्स के ऊपर एग्री करता है। अब इसके बाद एंड में जब रिटर्न स्टेटमेंट तैयार हो जाती है तो डिफेंडेंट जो है अपना एक एफिडेविट लगाएगा कि जो मैं बातें लिख रहा हूं रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर वो मेरी नॉलेज में बिल्कुल ट्रू है और जो वो सारी बातें सच हैं। अब अगर डिफेंडेंट 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर नहीं फाइल कर पाता है तो डिफेंडेंट जो कोर्ट से परमिशन लेता है कि जज साहब आप मुझे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का थोड़ा और टाइम दीजिए। अगर कोर्ट को लगता है कि जो डिफेंडेंट की प्रॉब्लम है, जो उसने 30 दिन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल क्यों नहीं करी, अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम अगर कोर्ट को लगती है तो कोर्ट जो है 60 दिन का टाइम डिफेंडेंट को और दे देता है। जैसे 30 दिन पहले दिए थे और 60 दिन और दे दिए, टोटल मिला के 90 डेज का टाइम और मिल जाता है डिफेंडेंट को कि आप रिटर्न स्टेटमेंट इस टाइम पे फाइल करिए। अब इसके बाद जब डिफेंडेंट जो है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर देता है, फिर 5वां स्टेप आता है रेप्लिकेशन बाय प्लेंटिफ। अब इसका मतलब होता है कि अब जो डिफेंडेंट ने अपने बयान लिखा है, रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर फाइल करी है, तो प्लेंटिफ के पास भी तो पावर होनी चाहिए, मतलब उसको भी तो मौका मिलना चाहिए कि जो प्लेंटिफ ने क्लेम्स रखे हैं, जो दलीलें रखी हैं, जो बयान रखे हैं, उसके ऊपर प्लेंटिफ भी अपनी बात रख सके रिटर्न के अंदर कि ये बात इसने झूठ बोली है या सच बोली है या कोई भी मैटर हो। तो इसके बाद जो रेप्लिकेशन बाय प्लेंटिफ का एक 5वां स्टेप होता है जिसमें प्लेंटिफ जो है अपना एक रिटर्न स्टेटमेंट जो है फाइल करता है कोर्ट के अंदर, ये बताने के लिए कि जो डिफेंडेंट ने इसने कौन सी बात सच बोली है, कौन सी बात झूठ बोली है। अब इसके बाद जब रेप्लिकेशन बाय प्लेंटिफ फाइल करता है तो इसके बाद जो प्लेंटिफ है वो एक एफिडेविट लगाता है कि जो बातें मैंने बोली है वो मेरी नॉलेज में बिल्कुल सच है और ट्रू है। अब 6वां स्टेप आता है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स का। अब इसके अंदर हर एक दोनों पार्टीज को बोला जाता है कि आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर जमा कराइए, जिससे आप समझते हैं कि आप अगर ये डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो आपके फेवर में केस आ जाएगा। ऐसे प्लेंटिफ अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करेगा और दूसरी साइड से डिफेंडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करेगा, जिससे वो समझते हैं कि मैं अगर ये डॉक्यूमेंट जमा करूंगा तो मेरे फेवर के अंदर जो कोर्ट है वो फैसला सुनाएगा। यही टाइम होता है आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने का। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर जमा कराते हैं तो वो केस का हिस्सा बन जाते हैं। डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो कोर्ट अपने पास रखता है और एक एक कॉपी जो है डॉक्यूमेंट्स की अपोजिट पार्टीज को दे देता है। इसका मतलब प्लेंटिफ ने कोई डॉक्यूमेंट जमा करे कोर्ट के अंदर, वो जो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है वो डिफेंडेंट के पास जाएगी ताकि डिफेंडेंट पढ़ सके कि आखिर प्लेंटिफ ने कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं। ऐसे डिफेंडेंट ने जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं कोर्ट के अंदर अपने फेवर में केस लेने के लिए, तो वो कॉपी जो है उसकी प्लेंटिफ के पास चली जाएगी ताकि प्लेंटिफ भी पढ़ सके कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिफेंडेंट के पास है और उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं। यही स्टेप होता है, यही टाइम होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है जिससे आप समझते हैं कि आपका केस जो फेवर में आ जाएगा, इसी टाइम आपको जमा करानी चाहिए। अगर आप बाद के लिए सोचते हैं तो बाद में कोई भी डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं। अब आगे आता है 7th स्टेप जिसको हम बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। इसका मतलब होता है कि कोर्ट जो है पूरे केस को पढ़ने के बाद ऐसे मुद्दे बाहर निकालता है जिस पर बहस होनी चाहिए, जिसमें आर्गुमेंट्स होनी चाहिए और ऐसे मुद्दे निकालता है जिनको प्रूव होना चाहिए। कोर्ट जो है दोनों पार्टीज को मौका देता है कि अपने अपने आप आर्गुमेंट्स करिए, अपने फैक्ट्स को प्रूव करिए। लेकिन ये जो मुद्दे होते हैं ये कोर्ट डिसाइड करता है। ये जो मुद्दे हैं या तो ये फैक्चुअल हो सकते हैं या फिर ये जो मुद्दे हैं ये कानूनी रूप के दायरे के अंदर हो सकते हैं। लेकिन कोर्ट जो है दोनों पार्टीज को मुद्दे से बाहर बहस करने की अनुमति, परमिशन नहीं देता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोर्ट जो है आपके ऊपर या तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा सकता है या फिर आपके आर्ग्यूमेंट्स को रद्द कर सकता है। कोर्ट के पास इतनी पूरी पावर होती है कि जो आप मुद्दा कोर्ट ने दिया है आपको बहस करने के लिए, उसी के दायरे के अंदर आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स करनी होती है और अपने आप को प्रूव करना होता है। अब 8वां स्टेप आता है हमारा लिस्ट ऑफ विटनेसेस का। अब इसके अंदर मतलब होता है कि कोर्ट के अंदर जब आप अपना केस फाइल करते हैं, दोनों पार्टीज ने अपने अपने बयान रख दिए, फिर कोर्ट जो है 15 दिन के अंदर अंदर या फिर कोर्ट जो है एक डेट फिक्स करता है जिसमें कोर्ट बोलता है कि आप अपने विटनेसेस की लिस्ट जो है कोर्ट के अंदर जमा कराइए, या तो 15 दिन के अंदर या फिर कोर्ट एक डेट फिक्स करता है कि प्लेंटिफ अपने विटनेसेस की डेट मतलब नेम्स रखेगा, वैसे डिफेंडेंट अपने विटनेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कोर्ट को। इसके बाद विटनेसेस को बुलाने के लिए भी 2 रास्ते होते हैं। जब कोर्ट 8वां स्टेप जब आता है, जब विटनेसेस की एग्जामिनेशन करी जाती है, तो इसके अंदर अगर विटनेसेस को प्रेजेंट होना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, तो 2 रास्ते होंगे। या तो कोर्ट बोलता है पार्टी से कि आप अपने विटनेसेस खुद बुला लीजिए। अगर आप खुद नहीं बुला सकते तो कोर्ट के सम्मन भेजकर विटनेसेस को बुलाया जाता है। अब अगर आप खुद बुलाएंगे तो आपका खर्चा बच जाएगा, लेकिन अगर आप कोर्ट की मदद लेंगे विटनेसेस को बुलाने के लिए तो कोर्ट के अंदर आपको एक कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी और सम्मन की कॉपीज आपको पेमेंट कॉपीज जो देनी पड़ेगी कोर्ट के अंदर। फिर कोर्ट जो है सम्मन की कॉपी जमा करने के बाद वो कॉपीज विटनेसेस को भेज देगा। ऐसे जब हमने कोर्ट प्रोसीडिंग्स के टाइम पे पढ़ा था, जब डिफेंडेंट को बुलाया जाता है, एक तो फीस और एक सम्मन की 2 कॉपीज की एक विटनेसेस के पास जो है वो सम्मन जाता है कि इंफॉर्मेशन देने के लिए कि विटनेसेस के आपका जो है एग्जामिनेशन होगा कोर्ट के अंदर, इससे रिलेटेड केस है, ये 2 पार्टीज है, आपको विटनेस के तौर पर कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो है जब विटनेसेस कोर्ट के अंदर आ जाते हैं तो उनका एग्जामिनेशन करा जाता है। अगर प्लेंटिफ अपने ही विटनेस का खुद एग्जामिनेशन करता है तो उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। अगर जो है प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट के विटनेसेस का एग्जामिनेशन करता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। ऐसे फिर डिफेंडेंट के साथ भी ये केस मान्य होता है। अब जो है विटनेसेस के जो बयान होते हैं उनको कोर्ट रिकॉर्ड करता है। अब विटनेसेस को सुनने के बाद कोर्ट जो है प्रोसीडिंग्स को सुनने के बाद, आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन के बाद, इन सारे चीजों के बाद कोर्ट जो है फाइनली अपना फाइनल डिसीजन देने के लिए एक जो है फाइनल डेट रख देता है। अब 9th स्टेप आता है फाइनल हियरिंग का। इस दिन कोर्ट जो है दोनों पार्टीज को अपने फाइनल मुद्दे के बारे में डॉक्यूमेंट सबमिट करने को बोलता है और फाइनल आर्गुमेंट्स करने को बोलता है। लेकिन फाइनल आर्गुमेंट्स होने से पहले कोर्ट जो है दोनों पार्टीज को राइट देता है कि आपको अगर अपने पिटीशन के अंदर कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करना है तो वो आप कर सकते हैं फाइनल आर्गुमेंट्स होने से पहले। जैसे फाइनल आर्गुमेंट्स कंप्लीट होती है तब पार्टीज के पास कोई राइट नहीं होता कि वो अपनी पिटीशन में कुछ चेंजेस कर पाए। तो जैसे फाइनल आर्गुमेंट्स हो गई तो कोर्ट जो है जज साहब जो है या तो उसी दिन अपना फैसला सुना देंगे उस केस के अंदर, या फिर फैसला सुनाने के लिए कोई एक फाइनल डेट रख देंगे कि इस दिन सिर्फ और सिर्फ फैसला सुनाया जाएगा। अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया होगा या तो उसी दिन जिस टाइम हमारी फाइनल आर्गुमेंट्स हुई थी, या फिर कोई एक डेट फिक्स करी होगी अपना फैसला सुनाने की, तो उस टाइम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया होगा। अब आता है 10वां स्टेप, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब होता है कि जो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है वो दोनों पार्टीज को लिखित के अंदर एक डॉक्यूमेंट के तौर पे मिलना तो चाहिए जिसमें कोर्ट की मुहर भी लगी हो। तो ये 10वां स्टेप जो है ये सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर का होता है, जिसमें दोनों पार्टीज को जिसको सर्टिफाइड कॉपी की बहुत जरूरी नीड होती है वो रजिस्ट्रार के पास जाते हैं और एक फीस की कोर्ट फीस देते हैं और उसके 15 दिन के बाद आपके पास जो है सर्टिफाइड कॉपी आपके हाथ में होती है।
अब ये 15 दिन भी कैसे होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। इसका मतलब जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया होता है उसके 15 दिन के बाद दोनों पार्टीज के हाथ में अपनी सर्टिफाइड कॉपी होती है। अब ये सर्टिफाइड किस चीजों में काम आती है? अपील के अंदर, रिव्यू के अंदर, रेफरेंस के अंदर, एग्जीक्यूशन के अंदर। इन सारी बातों के लिए सर्टिफाइड कॉपी का आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है। अगर आपके हाथ में सर्टिफाइड कॉपी होगी तो आप अपील के अंदर भी जा सकते हैं, जो हमारा 11वां स्टेप है। अगर आपके पास सर्टिफाइड कॉपी होगी तो आप रिव्यू के लिए भी जा सकते हैं, रेफरेंस के लिए भी जा सकते हैं। अब अपील के अंदर कौन जाएगा? जो पार्टी इसके फेवर में केस आया है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्यों जाएगी अपील में? जो कोर्ट के फैसले से मंजूरी नहीं रखता कि कोर्ट ने जो गलत डिसीजन दिया है, वही पार्टी जो जाएगी, डिफेंडेंट पार्टी तो जाएगी अपील के अंदर। तो अपील जो है, अपील की एप्लीकेशन जो है वो हायर कोर्ट के अंदर फाइल करी जाती है। जब भी फाइल करी जाएगी जब आपके पास सर्टिफाइड कॉपी होगी ऑर्डर की। जो अपील का जो टाइम लिमिट होती है वो कोर्ट के अंदर फाइल करी जाती है। कोर्ट में फाइल करने की हायर कोर्ट के अंदर एक टाइम लिमिट होती है, जिसके अंदर जो कोर्ट के फैसले से मंजूरी नहीं रखती है वही अपनी अपील की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। दूसरा होता है रिव्यू। अब रिव्यू कौन से कोर्ट के अंदर फाइल होगा? जिस कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसी कोर्ट के अंदर रिव्यू की एप्लीकेशन भी फाइल करी जाती है। रिव्यू एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जो कोर्ट ने डिसीजन कुछ दिया, अब कोर्ट के डिसीजन देने से वो जो डिफेंडेंट पार्टी है वो मंजूरी नहीं रखती है, तो रिव्यू एप्लीकेशन डालेगी, जज साहब से बोलेगी जज साहब जो आपने मेरे अगेंस्ट डिसीजन सुनाया है उसको आप रिकंसीडर करिए, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होने चाहिए थे। अगर कोर्ट को डिफेंडेंट की बात पे दम लगता है कि हाँ इसमें जो थोड़े बहुत चेंजेस होने चाहिए थे, तो कोर्ट जो है अपने डिसीजन को बदल सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं मैंने सही डिसीजन सुनाया है तो कोर्ट रिव्यू की एप्लीकेशन को डिसमिस कर देगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, जिसके अंदर जो हमारा एक आम आदमी को ये 11 स्टेप्स जरूर फॉलो करने चाहिए अपने केस फाइल करते दौरान। अगर कोई भी सिविल नेचर का सूट होगा तभी, कि अगर कोई भी प्लेंटिफ है जो केस फाइल करना चाहता है उसे प्लेंटिफ बोलते हैं, जिसके खिलाफ केस फाइल करना है उसको डिफेंडेंट बोलते हैं। तो केस का जब डिसीजन आ जाता है तो डिसीजन आने के बाद अगर जो प्लेंटिफ है जिसके फेवर में केस आया है वो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी कि मेरे पास अब मेरे फेवर में केस आया है। और जैसे कि एक बंदे ने कब्जा कर रखा था प्रॉपर्टी के ऊपर, अब प्लेंटिफ ने केस फाइल करा, प्लेंटिफ केस जीत गया, अब उसके फेवर में सर्टिफाइड कॉपी उसके पास है, तो एकदम तो वो जिसके खिलाफ डिफेंडेंट जो है वो प्रॉपर्टी वापसी कर नहीं देगा, कुछ टाइम लगेगा। अगर उस टाइम के अंदर डिफेंडेंट के पास पावर भी है, राइट्स भी है कि वो अपील में जा सकता है। अगर वो अपील में भी नहीं गए, डिफेंडेंट प्रॉपर्टी भी वापसी नहीं कर रहा डिसीजन होने के बाद भी, तब जो है प्लेंटिफ के पास पावर होती है कि वो सर्टिफाइड कॉपी ले जाएगा, एग्जीक्यूशन अपनी डिक्री की कराएगा। कि जज साहब के पास बोलेगा जज साहब जो आपने मेरे फेवर में केस फाइल करा था उसके बाद भी डिफेंडेंट जो है मेरी प्रॉपर्टी वापसी नहीं कर रहा है, आप मेरी प्रॉपर्टी को खाली कराने का ऑर्डर दीजिए और डिफेंडेंट को बोलिए कि मेरी प्रॉपर्टी वापसी करे। अब ये फाइनल स्टेप होता है जब कोर्ट जो है डिफेंडेंट को ऑर्डर करता है कि इसकी प्रॉपर्टी खाली करो, डिक्री को एग्जीक्यूट करो और इसकी प्रॉपर्टी का अधिकार इसे वापस करो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कोई भी आपका डाउट होगा तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।